Hello everyone. Once again, welcome back to my YouTube channel A to Z Learning Stage. Today we are going to discuss about tense with in detail. At first, I am to tell you, if you are not watched my last video, that is the basic concept of tense. At first, you must watch because concept is power. अगर आपका जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, अगर वो बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, मतलब टेंस से रिलेटेड जो मैंने बेसिक कंसेप्ट का वीडियो बनाया है, ठीक है, अगर वो बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो यहाँ टेंस को पढ़ने में थोड़ा सा आपको क्रिटिकल लग सकता है, मतलब थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो आप उसको सबसे पहले कंप्लीट कर लें। इफ यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड दिस वीडियो एंड योर कंसेप्ट इज क्लियर, सो विदाउट एनी डिले वी स्टार्ट आवर सेशन टुडे। सो लेट्स बिगिन। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे टेंस दिख रहा होगा आपको, तो टेंस यानी यहाँ पे सिंपली बोला जाता है काल, ठीक है। लेकिन ये जो टेंस है केवल काल ही नहीं आता है, केवल समय नहीं बताता है, समय के साथ साथ हमें और किस चीजें बताती है, वो क्या बताता है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो टेंस है ना, तो टेंस में दो चीजें बताती है। क्या? पहला एक तो टाइम और दूसरा वर्क, ठीक है। इससे मिलके क्या बनता है हमारा टेंस बन जाता है, टाइम और वर्क। टाइम और वर्क क्यों? एक तो में टाइम है तो समय बताएगा कि हम कौन से समय में कर रहे हैं, और उस समय के साथ साथ हम क्या करते हैं, काम भी तो कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? जैसे मोहन क्या कर रहा है, बुक पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है तो समय बता रहा है, और क्या कर रहा है वो पढ़ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वर्क भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं टेंस के साथ साथ में हमें दो चीजों को सीखनी होती है, और ये पूरे टेंस में ये सब चलने वाला है, टाइम और वर्क। तो आपको ये दो चीजें कंसेप्ट में माइंड में ध्यान रखना है कि जो टेंस होता है वो टाइम और वर्क बताता है, मतलब समय और कार्य, ठीक है। ये थोड़ा सा कंसेप्ट था, हम लोग डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अनिश्चित वर्तमान, ठीक है। यहां पे मैं आपको टेंस में मतलब इस तरीके से सिखाने वाला हूं, केवल हिंदी से नहीं सीखना है, ठीक है। आज हम टेंस में ये सीखने वाले हैं कि टेंस को हम इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, क्योंकि जब भी हम पेपर देते हैं इंग्लिश का, ठीक है, या तो हम इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी तो सारे जो भी पेपर्स आते हैं वो इंग्लिश में ही आते हैं, ठीक है। हिंदी में कहीं भी आता है, इंग्लिश का खास करके जो पेपर होता है उसमें थोड़ा सा भी एक वर्ड भी हिंदी में नहीं लिखा होता, तब हिंदी में क्यों समझेंगे। हमें इंग्लिश में उसको समझ में आना चाहिए कि जो सेंटेंस लिखा है ना वो सेंटेंस कौन सा टेंस है, ठीक है, कौन सा सेंटेंस है। जब तक वो आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आपको कुछ भी पता नहीं चलने वाला है। तो आज हम लोग टेंस को इंग्लिश में पहचानना सीखेंगे, हिंदी में तो सीखेंगे, साथ साथ हम इंग्लिश में भी सीखते जाएंगे तो उसको किस तरीके से हम पहचान करेंगे। जब तक हमें टेंस की पहचान नहीं होती है तब तक हम आगे की जो एक्टिविटी होती है, चाहे हमें पैसेज बनाना हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना हो, या तो कुछ लिखना है, कुछ करना है, पढ़ना है, ठीक है, ट्रांसलेट करना है, वो सारी चीजें समझ में नहीं आती। तो आपको मेरे साथ इस वीडियो के साथ में अंत तक बने रहना है, जिससे आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पे दिया है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी अनिश्चित वर्तमान काल। तो सबसे पहले मैं इसकी आइडेंटिफिकेशन बता दूं। आइडेंटिफिकेशन यानी क्या होता है सर, तो पहचान। इस टेंस की पहचान क्या है, ठीक है। तो सिंपल मालूम है हमें, कैसे, जिस वाक्य के अंत में का, ते, आदि सब आते हैं उससे, सिंपल में यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये तो हिंदी में हो गया। हिंदी में यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान, जिस वाक्य के अंत में, ठीक है, क्या दिया हो, ता, ते, ती आदि सब दिए हो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है। यहाँ तो सिंपल में आपको समझ में आ रहा होगा कि हिंदी में हम किस तरीके से जान जाएंगे। जैसे सीता गीत गाती है, तो गाती है मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ताते ती आया, तो इससे आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
लेकिन इंग्लिश में रहेगा तो उसको कैसे पहचानेंगे उसको भी मैं बताता हूं। तो यहाँ पे कुछ इसके रिलेटेड वर्ड होते हैं, वो भी ध्यान रखना है आपको। रिलेटेड वर्ड्स यानी मैं इसमें हिंदी में लिख देता हूं, संबंधित शब्द। ठीक है, अब संबंधित शब्द कौन कौन से हैं? यहाँ पे आपको रिलेटेड वर्ड दिख रहा होगा कि रिलेटेड वर्ड यानी संबंधित शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? डेली, एवरीडे, ऑलवेज, रेगुलरली, जनरली, यूजुअली, नेवर, समटाइम, ऑफन, यूजुअली, अनलेस, अनटिल, उसके बाद टिल और एडिसिव। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटेड वर्ड दिए गए हैं। तो रिलेटेड वर्ड इतना ही, मोस्ट ऑफ दी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो हमें डेली रूटीन बताता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे रिलेटेड वर्ड दिख रहे होंगे ये सब क्या है? डेली रूटीन ही। डेली, एवरीडे, ऑलवेज, रेगुलरली, ये सब क्या बता रहा है? डेली रूटीन ही बता रहा है। समझ में आ रहा है? तो कैसे? तो ये वर्ड जो दिए सर इसको याद कैसे करेंगे? ऐसे तो आप टेंस पढ़ाएंगे तो 12 होंगे, ठीक है, ये 12 में हम लोग याद कैसे करेंगे? ये याद करेंगे नहीं, थोड़ा सा मैं इसका टिप बताऊंगा और तुरंत याद होगा। ठीक है, कैसे याद होगा देखते हैं फटाक से। यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या? पहला डियर और दूसरा गन्स। ये दो चीजें तो आप याद कर सकते हो ना, ये पूरी लाइन नहीं याद करनी है, खाली दो चीजें को याद करना है। क्या? डियर और गन्स। ये याद हो गया मतलब ये पूरा याद हो गया। कैसे याद होता है दिखाता हूं आपको। डियर दिख रहा है तो डी यानी डेली, ई एवरीडे, ए ऑलवेज, आर रेगुलर। यहां तक क्लियर हो गया? तो डियर से ही हमें ये पूरी लाइन याद हो गई। तो डियर से फिर आते हैं हम लोग गन्स पे। तो गन्स क्या है? जनरली, यूजुअली, नेवर और समटाइम। लास्ट में क्या कर लोगे आप? ऑफन, अनलेस, अनटिल और टिल। ठीक है, यहां से आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको दो चीजें इसमें ध्यान रखनी है, डियर और गन्स, और इस तरीके से यहाँ पे रिलेटेड वर्ड भी याद हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा भी टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, मैं हर एक छोटी छोटी टिप बताऊंगा जिससे आपको टेंस क्लियर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके हेल्पिंग वर्ब को भी देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, यहाँ पे मैं हिंदी में नहीं लिखता हूं। ठीक है, डू और डस। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, और यहाँ पे सहायक क्रिया क्या है? डू और डस। ये दो हेल्पिंग वर्ब है। ये दो हेल्पिंग वर्ब से हम क्या कर लेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्लियर कर लेंगे। तो कैसे? हम फॉर्मूले पे आते हैं। तो फॉर्मूले, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूले आपको बता दूं। तो यहाँ पे जो भी हम टेंस पढ़ने वाले थे, एक के 4 पार्ट्स पढ़ने वाले। कैसे? मतलब ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसे मैं शॉर्ट में आपको लिखूंगा, तो आपको पूरी तरीके से डिटेल में लिख लेना है। मैं शॉर्ट में यहाँ पे समझा देता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस, ए को मैं डिनोट कर रहा हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसके फॉर्मूले क्या है? तो सब्जेक्ट प्लस V1 S और ES, उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे, फिर हमारा सेकेंड क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस सेम बना लेंगे यहाँ पे, डू प्लस V1 ऑब्जेक्ट इट इज। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है थर्ड। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा? डू पहले आ जाएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। फिर हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट ए V1 ऑब्जेक्ट इट इज। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे पुट कर लेना है। उसके बाद
इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में क्या होगा, डू, डज, सब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट भी करना है इसमें। उसके बाद V1 ऑब्जेक्ट, एडीसी क्वेश्चन मार्क करना है क्योंकि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव भी है साथ साथ में, तो इसके लिए नोट भी आ रहा है और इंट्रोगेटिव भी आ रहा है। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला क्लियर हो रहा है, एक बार फॉर्मूला मैं रिपीट कर देता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट V1 S और ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडीसी, ठीक है। जैसे हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक, तो नकारात्मक है तो नेगेटिव तो आएगा ही। तो कैसे आ रहा है यहाँ पे फॉर्मूला देखो आप, सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडीसी, एडीसी को हम एक्सेट्रा भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप उससे बोल सकते हैं। थर्ड दिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे पहले पुट कर लेना है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमारे पास क्या था, डू और डज, तो डू डज रखना है। उसके बाद सब्जेक्ट रखनी है, सब्जेक्ट के बाद V1 ऑब्जेक्ट प्लस एडीसी प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। लास्ट का जो हमारा यहाँ पे सेंटेंस दिया है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, तो इंट्रोगेटिव है तो उसके लिए क्या आ जाएगा, डू डज तो आएगा, फिर सब्जेक्ट नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडीसी प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं ये फॉर्मूले यहाँ पे समझ में आ रहे होंगे। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम सेंटेंस को बनाएंगे, ट्रांसलेशन करेंगे। वो कैसे करेंगे, किस तरीके से करने वाले हैं उसको भी हम सीखेंगे। उससे पहले आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है ना डू और डज, ठीक है। तो आपको ये डाउट आ रहा होगा क्यों, ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे डू डज है क्या, नहीं है। तो सर इसमें डू डज नहीं लगता है क्या, नहीं लगता है क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य। इसमें हमारा जो फॉर्मूला बनता है इसमें डू डज दिखाई मतलब लगता नहीं। जैसे आप नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, डू डज है, इंट्रोगेटिव में डू डज है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में भी डू डज है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज नहीं है। बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं, टेंस पहचान नहीं पाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, क्यों, क्योंकि उनको बोला जाता है जो भी हेल्पिंग वर्ब है आप हेल्पिंग वर्ब क्या कर लो, याद कर लो, आपको टेंस आ जाएगा। तो ये सबसे बड़ी भूल है, समझना कैसे। अब आप ही बताओ, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ही नहीं दिया तो कैसे हम पहचानेंगे। एक तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा जो हमारा आता है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, सेम उसमें भी होता है, उसमें भी हम पढ़ेंगे तो डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद V1 दिया और S और ES दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों को पहचान में कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस लिखा था तो उसमें S और ES भी नहीं लिखा होता है। यहाँ तो पता चल रहा है ना सर, S और ES लगेगा तो पहचान कर लेंगे, लेकिन जब S और ES नहीं लिखेगा तब कैसे पहचान करोगे, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम आ जाती है जिससे बच्चे टेंस नहीं क्लियर कर पाते, उनको समझ में नहीं आता है। तो आज हम ऐसी छोटी छोटी बातों को भी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ऐसा कभी भी आपके माइंड में डाउट नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दूं सबसे पहले ये जो डू और डज होता है, ठीक है, डू और डज का प्रयोग कब करते हैं, कब डू लगाएंगे और कब डज लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे जो आपको डू दिख रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं, यहाँ पे रूल्स लिख देता हूं, आप रूल्स लिख लें, ठीक है। If the sentence start with plural noun as I, we, you, they, ठीक है, then use helping verb do in negative sentence। नेगेटिव सेंटेंस इंट्रो यहाँ पे आप पूरा कर लेंगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, पहला रूल यहाँ पे बता रहा है कि डू कब लगाएंगे और डज कब लगाएंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो इफ द सेंटेंस स्टार्ट, अगर जो सेंटेंस है वो स्टार्ट किससे हो रहा है, प्लूरल नाउन से, ठीक है। जैसे कि आई, वी, यू, दे। एक चीज यहाँ पे और नोट कर लेनी है, टू पर्सन
नेम। ठीक है, अगर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है किससे, प्लूरल नाउन से, उस प्लूरल नाउन में क्या दिया है, आई, वी, यू, दे, या साथ में दो व्यक्ति का नाम दिया, जैसे राम एंड श्याम, ये दो व्यक्ति हो गए। तो ऐसे हम प्लूरल नाउन को समझेंगे। प्लूरल नाउन से अगर स्टार्ट होगा तो देन यूज हेल्पिंग वर्ब। हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे। इन नेगेटिव सेंटेंस आपको ध्यान में रखना है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय डू डज लगाना नहीं है। जब आप नेगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करेंगे या इंट्रोगेटिव या नेगेटिव, तब ये चीजें को अप्लाई करनी है। अफर्मेटिव सेंटेंस में बिल्कुल डू डज लगाना नहीं है, तो ये गलती आपको करनी नहीं। दूसरा इसमें आप लोग लिख लें, यहाँ पे दूसरा मैं रूल्स लिख देता हूं। यहाँ पे दूसरा रूल्स क्या बोल रहा है, इफ द सेंटेंस स्टार्ट with singular noun। सिंगुलर नाउन में क्या क्या हो सकता है सर, तो एस, ही, सी, इट, और सिंगल पर्सन नेम। देन use helping verb does। ठीक है, दूसरा मेरा रूल्स क्या बोल रहा है, if the sentence start with singular noun, अगर हमारा जो सेंटेंस है वो सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जैसे सिंगुलर नाउन क्या हो सकते हैं, he, she, it, और सिंगल पर्सन नेम मतलब किसी एक व्यक्ति का नाम, जैसे वहां पे नाम क्या दिया हो, राज दिया हो, मोहन दिया हो, सोहन दिया हो, कोई भी एक नाम दिया हो, ठीक है, तब आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, डज लगाना है। याद रहे कि नेगेटिव सेंटेंस से, अफर्मेटिव सेंटेंस से स्टार्ट करना नहीं है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डू कब लगाना है और डज कब लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपको मैं बता दूं कि यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां पे भी डाउट आएगा, अभी तो डू डज यहां पे लग रहा है, वहां तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो एस और ईएस कब लगेगा, आपको पढ़ाया जाता है तो आपको लिख दिया जाता है कि सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, एस और ईएस लगा देना है, मतलब सिंगुलर पर यहां पे दिया हो, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट एकवचन हो, तो आपको क्या करना है, V1 लगा देना और एस और ईएस लगा देना। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो केवल V1 लगाना है, एस और एस लगाना नहीं है। लेकिन आपको यह नहीं बताया जाता है कि कब एस लगाना और कब ईएस लगाना है, ये भी कंफ्यूज होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूजन को भी हम लोग दूर करेंगे कि कब एस लगाना है और कब ईएस लगाना है, तो हम लोग उसको भी सीखते हैं। यूज ऑफ एस ईएस, ठीक है, आपको यहाँ पे हेडिंग लिख लेनी है, यूज ऑफ एस और ईएस, मतलब कब हम एस लगाएंगे और कब ईएस लगाएंगे, वो आपको ध्यान रखना है। एक चीजें आप इससे पहले भी नोट कर लें कि एस और ईएस कब लगाते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा तब, ठीक है। अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल नाउन है, मतलब बहुवचन है, तब आपको एस और ईएस लगाना नहीं है, तब आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद केवल या की पहली रूप मतलब V1 लगाना है और उसके तुरंत बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट कोड कर देना है, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेनी है। अब आपको लिखना है यूज ऑफ एस और ईएस, ठीक है। तो पहला हम लोग रूल्स यहाँ पे लिखते हैं। पहला रूल्स क्या बोल रहा है यहाँ पे, इफ द वर्ब ending with S, double S, CH, C double H, X और O, ठीक है, मोस्ट ऑफ इतने ही होते हैं। Then use at last ES, ठीक है। पहला रूल्स क्या बोल रहा है, if the words ending with S, double S, CH, C double H, X, O, then use at last ES। तो आपको क्या कर देना है,
ES पुट कर देना। मतलब आपको एक चीज क्लियर हो गई कि ES कब लगाना है, ठीक है, ES तो आपको क्लियर हो गया। अब S कब लगाएंगे सर, आपने तो बता दिया कि ES कब लगाते हैं, जब ऐसे वर्ड्स दिए होंगे और वर्ड के अंत में अगर ऐसा कुछ भी दिखेगा तो हम क्या कर लेंगे, ES जोड़ देंगे। एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। एग्जांपल कैसा देखते हैं, यहां पे टीच, ठीक है, गो, ये एग्जांपल आपको दिख रहा है यहाँ पे टीच और गो। तो आप लास्ट में देखेंगे तो क्या दिख रहा है, CS दिख रहा है। तो मैंने अभी बताया कि जब भी अगर लास्ट में ऐसा कुछ भी वर्ड्स दे तो आपको क्या करना है, ये वर्ड भी तो है, हमें क्या जोड़ देना है खाली, तो क्या जोड़ेंगे, टीच और ES जोड़ देंगे, ठीक है। अगर सब्जेक्ट एक वचन होगा तब, ये माइंड में आपको ध्यान रखना है। दूसरा ऐसे बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या दिया है, तो ES जोड़ देंगे क्योंकि लास्ट में क्या दिया था, वो दिया है, तो ओ में क्या करेंगे, ES जोड़ देंगे। तो सर आपने एक स्टेप तो बता दिया कि ES कब लगाना, और हमें समझ में भी आया, लेकिन दूसरा S कब लगाएंगे, तो S भी सीखते हैं, आते हैं हम लोग, उसको भी सीखेंगे। तो उसको मैं मिटा देता हूं, फिर से आपको रूल्स दूसरा लिख लेना है। यहाँ पे दूसरा रूल्स लिख लेना है, if the words ending with vowels plus one, then use S at last, ठीक है। दूसरा वाला रूल्स क्या बताता है, इफ द वर्ड्स एंडिंग विथ वॉवेल्स प्लस वाई, मतलब वाई हो और वाई के पहले क्या दिया हो, वॉवेल्स दिया हो, ठीक है, देन यूज एस एट लास्ट। तो आपको लास्ट में क्या पुट कर देना है, एस पुट कर देना है, समझ में आ रहा है। तो जब भी अगर कोई भी वर्ड दिया हो, ठीक है, वर्ड दिया है, उसके लास्ट में क्या हो, वाई हो, लेकिन उसके पहले क्या होना चाहिए, वोवेल्स होना चाहिए कंपलसरी। अगर वोवेल्स है तभी ये नियम अप्लाई होगा, वरना गलत हो सकता है, ठीक है। तो वाई के पहले अगर वोवेल्स दिया है तो आपको क्या कर देना है, सिंपल एस जोड़ देना है और आपका ये सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। याद रखना है, जब सब्जेक्ट एक वचन होगा तब ऐसा करना है, जब सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो ऐसा करना नहीं है। दूसरा इसमें एक और रूल्स आता है जिसको आप रूल्स नंबर 3 दे सकते हैं, ठीक है। इसमें दूसरा रूल्स भी दिखा देता हूं आपको, इफ द वर्ड्स एंडिंग विथ कॉन्सोनेंट प्लस वन, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, नियम ध्यान रखना है, वाई था, वाई के पहले क्या था, वोवेल्स था। एक मिनट इसका एग्जांपल आप लोग लिख लें। यहां पे जो था जैसे PLAY, ठीक है, इसमें क्या है, वाई है और वाई के पहले क्या है, वोवेल्स है, AEIOU। तो क्या बन रहा है, मैंने बताया कि वाई हो और वाई के पहले क्या हो, वोवेल्स हो, तो आपको क्या जोड़ देना है, सिंपल एस जोड़ देना। तो कैसे यहां पे हो रहा है, PLAY और S, और बहुत सारे इसके एग्जांपल है, आप लिख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप खाली कांसेप्ट आपको याद रखना है, एग्जांपल तो बहुत सारे आएंगे लेकिन कांसेप्ट याद रहेगा तो हम एग्जांपल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा एग्जांपल था। थर्ड में क्या बोल रहा है, इफ द वर्ड्स एंडिंग विद कॉन्सोनेंट प्लस y, मतलब y हो और y के पहले क्या दिया हो, कॉन्सोनेंट दिया हो, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट दिया हो तो क्या करते हैं सर, देन remove y and in place of y and add ES, ठीक है। यहां पे क्या बता रहा है रूल्स, थर्ड रूल्स क्या बता रहा है, इफ द वर्ड्स एंडिंग विथ कॉन्सोनेंट प्लस y, y के पहले दिया हो, कॉन्सोनेंट दिया हो, ठीक है, देन रिमूव y, y को क्या करना है, हटा देना है, ठीक है। यहां पे आपको ध्यान रखना था, y को हम हटा नहीं रहे थे, क्या जोड़ रहे थे, खाली s जोड़ रहे थे। यहां पे y को क्या करना है, हटा देना है, एंड यूज i इन प्लेस ऑफ y, y के प्लेस पे क्या कर देना है, i जोड़ देना है, मतलब जहां पे y होगा वहां पे i लिख देंगे, ठीक है।
एंड एड ईएस, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे, ईएस जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो रहा होगा। इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है सर, एग्जांपल भी देखते हैं। यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। पहला TRY, ठीक है, दूसरा CRY, ठीक है। ऐसे आप एग्जांपल ले सकते हैं समझने के लिए। तो पहला दिया यहाँ पे ट्राई, तो आप ट्राई देख रहे होंगे, ऊपर क्या था, y था, और y के पहले वोवेल्स था, ठीक है, तो हम एस पुट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे y तो है, लेकिन y के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो ऐसे हम गलती करेंगे नहीं, y को क्या करना है, हटा देना है। तो कैसे हटाएंगे, यहाँ पे TRY हट गया। मैंने क्या बोला, y की जगह पे हटाएंगे और क्या लिखेंगे, I डिनोट करेंगे, तो I लिख देंगे और लास्ट में क्या जोड़ देना है, ES, ठीक है। दूसरा सेम ऐसे ही है, y है और y के पहले क्या है, r है, यहाँ पे सेम वही है, तो हम क्या करेंगे, CRIES। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसके जो भी रूल्स थे वो सारे रूल्स क्लियर हो गए होंगे कि कब हमें डू डस लगाना है और कब एस और ईएस लगाना है। यहाँ पे एक चीज नोट कर लेनी है आपको, जैसे कि हमने रूल्स देखा कि जो यहाँ पे ईएस लगा रहे थे, ठीक है, जो सीएस दिया था, एक्स दिया था, जो पहला रूल्स था, तो इसमें ईएस लगा करके हम लोग यहाँ पे जोड़ दे रहे थे। सेकंड जो रूल्स था उसमें क्या था, वाई के पहले क्या था, ओवेल्स था, तो हम केवल एस जोड़ दे रहे थे। थर्ड जो रूल्स था इसमें कि वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटा देते और आई ईएस जोड़ते थे। इन रूल्स के अलावा अगर कुछ भी ऐसा वर्ब आता है, ये तीनों रूल्स जो लिखवाया मैंने, ये तीन रूल्स के अलावा अगर कोई भी वर्ब आता है तो आपको सिंपली क्या करना है, खाली एस जोड़ देना, तब ईएस जोड़ना नहीं है। जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे लाइक, तो लाइक आया तो इसमें ऐसे तीनों रूल्स में से कुछ अप्लाई हो रहा है क्या, नहीं, तो लाइक आया तो आपको केवल क्या जोड़ देना है, एस जोड़ देना है, ठीक है। और जोड़ना कब है, जब सब्जेक्ट एक वचन होगा तब, जैसे लाइक हो गया, ठीक है, उसके बाद लव हो गया, तो भी क्या हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोग क्या जोड़ रहे हैं, एस जोड़ रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इन्हीं फॉर्मूले का यूज करके, ये रूल्स को यूज करके हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल भी देखेंगे। जो हम सिंपल जैसे एग्जांपल करते हैं वैसे एग्जांपल में हम लोग सीखने वाले हैं, तो सीखते हैं उसको भी। रूल्स में यहां पे मिटा देता हूं। एग्जांपल हम लोग सीखते हैं, तो पहला एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पे, रमेश प्रतिदिन स्कूल जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है कि रमेश प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो प्रतिदिन आ गया ना, तो प्रतिदिन क्या होता है हमारा, डेली हो जाता है, एवरीडे भी हो सकता है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, क्यों, जब हिंदी लिखा होता है ना, तो हिंदी में क्या होता है कि हिंदी में आप अगर स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट हो जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्या होती है, वर्ब होती है। तो हमारा हिंदी का है, हिंदी में जब भी हम बोलते हैं ना, तब इस सीक्वेंस में बोलते हैं। लेकिन जैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो इंग्लिश में हमारा ट्रांसलेशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कैसे, यहाँ पे हो जाता है, या तो वर्ब आएगा, या तो अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये रूल्स अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसा हिंदी सोचते हैं ना, वैसा ही हम बोलने की कोशिश करते हैं, तभी तो गलत हो जाता है। तो इंग्लिश क्या है, थोड़ा सा अलग है, हमें उस तरीके से भी सीखना है। तो हिंदी में कॉन्सेप्ट ये होता है, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या करना है, विमान लगा देना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, आपको सब्जेक्ट रखने हैं, सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब पुट करने हैं, उसके बाद क्या करना है, वर्ब लगाना है, उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट रखना है, ठीक है। तो आज हम लोग सीखते हैं यहाँ पे कैसे इसको करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, रमेश प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो जाता है से भी तो पता चल गया सर, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हिंदी में तो पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब इंग्लिश आएगा तो ये हमें यही काम आएगा, ये और दूसरा हेल्पिंग वर्ब और ये तीसरा एस और ईएस, ठीक है। तो सीखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट पता चला, तो कैसे, अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर दिख रहा हो, क्योंकि यहाँ तो ना तो इंट्रोगेटिव है ना तो नेगेटिव है, नॉट भी नहीं बोला है और क्या के ऐसा कुछ भी बोला नहीं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर पता चल रहा है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस से लगाएंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस से मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा होगा सब्जेक्ट रखना है, तो सब्जेक्ट क्या है, रमेश, तो रमेश मैंने पुट कर दिया। रमेश के बाद क्या बोल रहा है, V1 और एस और ईएस। तो मैंने अभी बताया कि जब अगर सब्जेक्ट एकवचन होगा, मतलब सिंगुलर नाम होगा, तो आपको क्या करना है, V1 भी लगाना और एस और ईएस लगाना, मतलब
या तो एस लगाएंगे या तो ईएस लगाएंगे, वो कंडीशन हमने अभी सीखा है, तो कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। तो रमेश आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है, सिंगुलर नाउन ही तो है, एक ही लड़का है ना, दो तो नहीं है ना, ठीक है, तो एक ही लड़का है रमेश, तो रमेश एक लड़का है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ठीक है, रमेश स्कूल जाता है, ठीक है, तो क्या कर रहा है, जाने की क्रिया कर रहा है, तो जाने का हम क्या लिखते हैं, गो लिखते हैं, ठीक है। अब भी रूल्स हमने सीखा कि लास्ट में क्या हो, ओ, तो क्या जोड़ना है, ईएस जोड़ना है, तो जोड़ेंगे, गोज कर लेंगे, ठीक है, रमेश गोज टू, ठीक है, स्कूल, कहां जाता है, स्कूल जाता है, और कब जाता है, प्रतिदिन, तो प्रतिदिन यानी डेली भी लिख सकते हैं आप, एवरीडे भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डेली लिख दूंगा, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको सेंटेंस क्लियर हो रहा होगा, किस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं, किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, दूसरे एग्जांपल लेते हैं, मैं अंग्रेजी बोलता, ठीक है, बोलता हूं आया यहाँ पे, ताते लिख से आ गया, तो पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब मैं यानी क्या होता है, आई हो जाता है, तो आई क्या है, मैंने अभी बताया था आपको कि ही सी इट क्या है, सिंगुलर नाउन है, और आई क्या है, प्लूरल नाउन है, तो आई यहाँ पे प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन होगा तो सर एस और यस लगाएंगे क्या, नहीं, एस और यस लगाएंगे नहीं, केवल सब्जेक्ट लिखेंगे और क्या लिखेंगे, वी वन। तो इसको भी क्लियर करते हैं, क्योंकि ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट हो गया और क्रिया क्या हो रही है, बोलने की हो रही है, तो बोलने की यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्पीक, स्पीक्स करेंगे क्या, बोल के भी गलती करनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आई क्या है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन होता है तो क्रिया में ऐसा तो ये जोड़ते नहीं, तो आई स्पीक इंग्लिश, ठीक है, दूसरा कंप्लीट हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस से करते हैं। तो थर्ड एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लेता हूं, जगह है, थर्ड एग्जांपल, सीता एक गीत नहीं गाती है, ठीक है, सीता एक गीत नहीं गाती, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सीता, तो सीता से हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, सीता लिख लेंगे, नेगेटिव सेंटेंस है, आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस कैसे, सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट डिनोट कर लिया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे क्या था, सीता, तो सीता डिनोट कर लिया। अब मैंने बताया कि सब्जेक्ट एकवचन हो, मतलब सिंगुलर नाउन हो, आपको क्या करना है, डस का उपयोग करना है, तो हम डस लगा लेंगे, यहाँ पे डस लगा दिया, ठीक है। अब किसकी बारी आ रही है, आप देखें यहाँ पे, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे आपको नोट लगा देना है, फॉर्मूले में नोट छोड़ गया है, ठीक है, नोट करने के बाद आपको क्या करना है, V1 लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, डू डस के बाद हम नोट लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक है। अब क्या आ रहा है, V1 आ रहा है, मतलब क्रिया, तो क्रिया क्या हो रही है यहाँ पे, गाने की, नॉट सिंग, तो गाने की यहाँ पे जो गाने का क्या आएगा, सिंग, ठीक है, यहाँ पे एक दिया था तो लिख देंगे आप लोग, तो सीता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है, सीता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, मतलब वो एक गीत गा, मतलब सीता एक गीत नहीं गाती है, ठीक है। इसका आप इंट्रोगेटिव भी बना लेंगे, इंट्रोगेटिव कैसे बन जाएगा सर, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस से सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है कि सबसे पहले डू डज, तो सीता क्या है यहाँ पे, जैसे मैं इंट्रोगेटिव करूं तो सीता, यहाँ पे क्या सीता एक गीत गाती है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे सबसे पहले सीता के लिए क्या करेंगे, डज कर लेंगे, उसके बाद क्या करना है, सीता रख देना है, ठीक है, डज सीता, क्रिया आ जाएगा, यहाँ पे क्रिया क्या आएगी, गाने की, यानी सिंग और सॉन्ग, क्या सीता एक गीत गाती है। तो ऐसे आपको मैं एग्जांपल भी दे दूंगा, जिससे आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगा, तो प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। मैं लास्ट में यहाँ पे इसमें मतलब इसकी सेंटेंस है, इसके मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल दे दूंगा और एक्स्ट्रा आपको कर लेना है।